जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बांग्लादेश से बड़ी खबर लगातार आ रही है और आप सब ने देखा था कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस ने पूरे ढाका को छावनी बना दिया था और जिस तरह से ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज और नंबर्स ऑफ पुलिस वहां पर नजर आए थे, तो उससे पता चल गया था कि कहीं ना कहीं आवामी लीग को रोकने के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही थी। और अब जो बांग्लादेश में अनरेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना के जो वर्डिक्ट है उसकी तारीख नज़दीक है और इलेक्शंस भी फरवरी में आने वाले इस साल में यानी कि 26 में होने वाले हैं। तो क्या बांग्लादेश में स्थिति बदल सकती है और जो कुछ पलट सकता है उसको रोकने की कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं? यही सारे बड़े सवाल के साथ आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करें और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। वही जी, बांग्लादेश में एक बार फिर से जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं और जो अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है और हसीना वाजिद की जो ट्रायल की तारीख है वो नजदीक आ रही है। किस तरह से आप इन सारे डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं? देखिए, बहुत फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। आप अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद यूनुस ने नेशन को एड्रेस किया है। उन्होंने वहां पर बोला है कि बांग्लादेश टू होल्ड रेफरेंडम ऑन रिफॉर्म चार्टर प्रपोजल्स। मतलब जो रेफरेंडम, जो इलेक्शंस होगा फरवरी में, उसी के साथ वो एक तरह से चार्टर जो जुलाई के अंदर, लास्ट ईयर जुलाई के अंदर जो स्टूडेंट्स जो निकले थे स्ट्रीट्स पे अगेंस्ट द शेख हसीना गवर्नमेंट, उन डिमांड्स के ऊपर भी एक रेफरेंडम होगा। देखिए अमर जी, मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश के अंदर अभी स्थिति आर या पार वाली स्थिति हो चुकी है। अब ऐसा है कि शेख हसीना जो है वो एक तरह से इतने दिन तक उन्होंने अपने सपोर्टर्स को बोला है कि आप एक तरह से जमीन पे रहो और एक तरह और आप वहां पर बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन है तो उसको एक तरह से परखो। अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जब आए थे उन्होंने बोला था कि वो 6 महीने में इलेक्शंस कराएंगे, बट अभी भी आप देख लीजिए 1.5 साल बाद वो इलेक्शंस करा रहे हैं। उसकी भी प्रॉमिस किया है और उस इलेक्शंस को एक रद्द कराने के लिए वहां पर सिचुएशन खराब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो एक खलीफा बन जाए बांग्लादेश के, जैसे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के किंग है, वैसे वो खलीफा बनना चाहते हैं बांग्लादेश में। वो कोई इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते और इसी इलेक्शंस, उसी सत्ता की भूख के कारण बांग्लादेश की इकोनॉमी एक तरह से खराब हो चुकी है। वहां पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और वहां पर लोगों को वेजेस नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, पहले जो प्रॉब्लम्स था वो उसके अंदर एक तरह से जिहादिफिकेशन हो रहा था बांग्लादेश के अंदर। वहां पर जमात इस्लामी के लोग सड़क सड़क पे आ रहे थे, अब आम लोग आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, जब इकोनॉमिक पिंचिंग होती है, किसी की जेब पे फर्क पड़ता है, किसी के खाने पीने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वहां पर जॉब्स नहीं मिलेगा और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा। 1.5 साल से देख लिया है कि इसने आके कुछ भी नहीं किया है, ऊपर से इनकी हालात खराब हुए हैं। इसी के लिए आप देखिए कि वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस एक तरह से मोहम्मद यूनुस को शायद भागना भी पड़ सकता है। कल की बात है, उन्होंने ग्रामीण बैंक जहाँ पे मीरपुर में है बांग्लादेश के, वहां पर जो यूनिस वहां से यूनिस का ऑफिस है, कल उन्होंने उसको आग लगा दी थी। यूनिस को एक तरह से खतरा हो गया, उनकी जान का खतरा हो चुका है। आप देखिए कि वायलेंस की रिपोर्ट्स हर जगह से आ रही है। वहां पर एक और एक चीज हुआ है अंबर जी, वहां पर उन्होंने आर्मी ने अपनी 50% अपनी डिप्लॉयमेंट एक तरह से हटा ली है। अब वहां पर ये आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लोगों का एक तरफ से गुस्सा बढ़ रहा है और वो सड़क पे आ रहे हैं। वहां पर जो भी सरकारी इनको चिन्ह मिलते हैं, भले ही वो बस मिले या ऑफिस मिले, उसको जला रहे हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि हर जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स को प्रॉब्लम हो रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को जला रहे हैं। एक तरह से गुस्सा बढ़ता जा रहा है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट। और इसमें भी अभी वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं रेफरेंडम भी कराऊंगा, कि जो जुलाई 2024 में जो डिमांड्स रखे थे इस्लामिस्ट ने, उसको भी मैं इस रेफरेंडम में लेके आऊंगा।
अब 17 तारीख को शेख हसीना के खिलाफ वहां पर बांग्लादेश के अंदर एक कंगारू कोर्ट है, इन्होंने इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया है। वो बोल रहे हैं कि हम एक वर्डिक्ट देने वाले हैं। अब आज से लेके 17 तारीख तक आप देखेंगे बांग्लादेश जलने वाला है। बांग्लादेश के अंदर एक तरह से जो शेख हसीना है उन्होंने भी बोल दिया है कि ये एक तरह से मोनार्क बनना चाहता है। वहां पर बिन elected, he wants to continue to rule the nation. This is not acceptable. और कहीं ना कहीं आप ये देखिए बांग्लादेश के अंदर जो लोग शेख हसीना से एक तरह से नाराज थे, उनको समझ में आ गया कि शेख हसीना के रहते उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी हो रही थी। इनफैक्ट शेख हसीना के कारण ही भारत एक तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा था बांग्लादेश के अगेंस्ट। पर अब आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, दे आर शिफ्टिंग टू इंडिया। एक और एक चीज आप देखिए कि वहां पर 1 महीने पहले ढाका एयरपोर्ट पे आग लगी थी। $1 बिलियन ऑफ गारमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड। अब और जा रहा है H&M में, एवरीबडी आर शिफ्टिंग देयर प्लान्स टू यूपी। तो दिस इज द बेस्ट थिंग इट इज हैपनिंग फॉर इंडिया। और बांग्लादेश को एक तरह से नुकसान होता जा रहा है। इसके लिए वहां की अवाम सड़क पे आ गई है, डिमांडिंग दैट यूनिस शुड रिजाइन और इमीडिएटली केयर टेकर गवर्नमेंट बने और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए। यही डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और शेख हसीना भी अब वोकल हो गई हैं मीडिया में, लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर वो बोलती और बयान देती नजर आ रही है। वो इसी इतने समय से, जब से बांग्लादेश से शेख हसीना का आउस्टर हुआ, उसके बाद से अब शेख हसीना की जुबान खुली है। इतनी लंबी खामोशी के बाद बोलना, क्या ये स्ट्रेटेजिक खामोशी थी और अब सही समय पर वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मुंह खोल रही हैं? क्या तैयारी जबरदस्त है उनके आने की, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? शेख हसीना 15 साल से वो बांग्लादेश को रूल कर रही थी। अब वहां पर लोगों ने एक तरह से खुशहाली देख ली। जीडीपी उनकी 798 यूएसडी थी 2009 में, और 2024 में वो पहुंच के 2400 यूएसडी हो चुकी थी, मतलब 3 गुना बढ़ गई थी। अब वहां पर लोगों को लगा कि हम एक तरह से वहां पर इस्लामिक नेशन भी एक तरह से कायम कर सकते हैं। और उनके जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, लोगों को वहां पे जो प्रोग्रेसिव लोग थे वो भी एक तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से खफा नहीं थे पर खुश भी नहीं थे। इनको लग रहा था कि चलो काम तो हो ही रहा है, पर इनको ये नहीं मालूम था कि शेख हसीना वाज प्लेइंग अ बैलेंसिंग एक्ट। शी वाज हैविंग गुड रिलेशंस विद इंडिया, शी वाज हैविंग गुड रिलेशंस विद चाइना, अमेरिका, सबके साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से वो एक तरह से कंसेशंस भी ले चुकी थी फॉर बांग्लादेशी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका। एक तरह से इसी के कारण बांग्लादेश के अंदर उनकी पर कैपिटा इनकम बड़ी हुई थी, और एक टाइम पे लोग बोल रहे थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है। बट एक चीज देखिए कि जैसे ही शेख हसीना हटी और मोहम्मद यूनस ने आके वहां पर जो खेला किया, जब उन्होंने भारत के जो मैप्स है, जो 7 सिस्टर्स है, उसको रिपीटेडली ही शोड इन द मैप्स कि वो बांग्लादेश के पार्ट है। उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान जो है हमेशा वो उन्होंने बार बार बताया। जब वो चाइना भी गए थे तो वहां पर भी उन्होंने यही बोला कि आई एम द गार्डियन ऑफ द 7 सीज, 7 स्टेट्स। और आप ये देखिए वो भारत को प्रोवोक कर रहे थे कि भारत कोई मिलिट्री एक्शन ले। मिलिट्री एक्शन लेने के बाद वो एक तरह से अपील कर पाएंगे अमेरिका और अदर नेशंस को कि आप हमारी सहायता में उतरे। तो ये तो भारत सरकार ने एक तरह से वहां पे मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, चुपचाप रहे, उनके प्रोवोकेशंस को उन्होंने एक तरह से नजरअंदाज किया। और ये देखिए ये आदमी जो है वहां पर जाकिर नायक को बुला रहा था, वहां पर जमात इस्लामी के जो कट्टरपंथी हैं, जो जेल में बंद थे, उनको उसने रिहा किया। इनके जो स्टूडेंट्स लीडर है उन्होंने एक पार्टी बनाई है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उसके बलबूते पे वो राज करना चाहता है। अब तो ऐसा हो गया कि बांग्लादेश की जो ऑपोजिशन पार्टी थी बीएनपी, वो भी शेख हसीना के साथ हो चुकी है, क्योंकि उनको प्रॉमिस किया गया था कि वो इलेक्शन करने वाले हैं। बट डेफिनेटली देखिए 15 महीना हो गए फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको यूनिस पे विश्वास नहीं है। और कुछ दिन पहले बांग्लादेश के पूर्व होम मिनिस्टर ने बोला था कि वकार उस जमान जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है,
वो एक CIA एजेंट है। तो कहीं ना कहीं आर्मी की विश्वसनीयता के ऊपर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग चुका है। लोगों ने देखा है कि शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश के अंदर एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा था, स्टेबिलिटी थी, इस्लामिस्ट वर अंडर कंट्रोल। अभी तो ऐसा है कि स्कूल के अंदर PT टीचर और म्यूजिक टीचर अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसके कारण टीचर्स वहां पे विरोध कर रहे हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, वहां पर रेडिकल इस्लामाइजेशन बढ़ने से वहां पर जो मॉडरेट पॉपुलेशन है वो सड़क पे बाहर निकल रहा है। अब ये एक तरह से बांग्लादेश में लड़ाई होने वाली है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। और रेडिकल्स का जो रेडिकल्स को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये फ्री लिबरल नोबल पीस प्राइज थिंकर जो है मोहम्मद यूनस। और एक तरह से जो वहां पर जो सेक्युलर जो लोग हैं, जो मॉडरेट्स है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी। दोनों चाहते हैं कि यूनुस को हटाया जाए और भले किसी की भी केयर टेकर गवर्नमेंट बने, पर वो बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार को आना नहीं देना चाहते। अब BNP को भी समझ में आ गया है कि इस आदमी को इन्होंने सपोर्ट करके सबसे बड़ी गलती की है। अब पूरा अमेरिका का कच्चा चिट्टा बाहर निकल आ चुका है। अब देखिए US सोल्जर्स भी चिटागोंग पोर्ट के पास पाए गए और वहां पर अमेरिकन मराइन कॉर्प्स मारा पड़ा गया। तो देखिए सबको मालूम पड़ रहा है कि जो चीज शेख हसीना ने बोली थी कि अमेरिका चाहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड उसको दे दिया जाए और उसकी के कारण उसकी सरकार गिरी है। अब लोगों को समझ में आ गया, इन्होंने भी इतने दिन इसके लिए वेट किया कि लोगों को सच्चाई समझ में आ जाए। तो यूनुस क्या कर रहे थे, बार बार इनके लिए बोल रहे थे, भारत को बोल रहे थे कि इनको एक्स्ट्राडाइट करके वो इनके हवाले करे। पर भारत ने भी चुप्पी साधी करी। इन्होंने भी स्ट्रेटेजिक मूव के हिसाब से जब सिचुएशन राइट हो रही है इनके फेवर में, तब इन्होंने इंटरव्यू दिया और एक तरह से इन्होंने कंडीशंस सेट की अपने लौटने की। लेकिन उमेश जी, अब जिस तरह से स्थिति हम आगे बदलते हुए देख रहे हैं, कहीं न कहीं अगर शेख हसीना की वापसी होती है, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हम बहाली आते हुए देखेंगे। तो क्या ये कह सकते हैं कि भारत ने जो पेशेंट पॉलिसी अपनाई थी वो उसको हम पे बैक करते हुए देखेंगे क्या? देखिए आप अगर मेरा पर्सनल व्यू देखें तो मैं तो चाहता था कि बांग्लादेश के अंदर यूनुस कंटिन्यू रखे, क्योंकि आज ऐसा था कि भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे थे और वो शेख हसीना को एक तरह से नाराज नहीं देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, हमारा जो बॉर्डर था उसकी फेंसिंग नहीं की जा रही थी। भारत के अंदर लगातार रोहिंग्या घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे यहाँ पे आ रहे थे, डेमोग्राफी चेंज कर रहे थे। ठीक है, के बावजूद भी भारत ने उनको बहुत बार बोला कि आप इनको वापस लीजिए। शेख हसीना ने माना नहीं वो बात। तो मेरा ये मानना है कि शेख हसीना आने से भारत को नुकसान ही है। अगर ये मोहम्मद बिन तुगलक यूनुस थोड़े दिन और 6 महीने रह जाता है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि भी शेख हसीना आए, पर नॉट न्यू, शी शुड कम आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि अभी SIR चल रहा है। SIR के कारण आप देख रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया। अभी भी अगर देखिए शेख हसीना सरकार वापस आएगी क्या, वो भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि अभी वो भारत के अंदर है और वो भारत से बांग्लादेश जाएगी तो कहाँ वहां पर उनका कैसे स्वागत होगा वो देखने वाली बात है। क्या वहां पे जाके उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा, क्या उधर एक तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी जो ओवरसी करेगी इलेक्शंस को, कैसा होगा वी डोंट नो। एक तरह से वॉलेटाइल सिचुएशन चल रही है। नेक्स्ट 3 to 4 days आर गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट मेरा ये मानना है कि ये जो तुगलक है यूनुस शुड बी देयर फॉर अनदर 6 मंथ्स। इससे क्या होगा, भारत का अपना स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। एक तरह से आप देखिए कि पाकिस्तानी जो रेडिकलाइज्ड जो ग्रुप है, जैसे लश्कर ए तोयबा, हाफिज सईद, वहां पर बांग्लादेश के अंदर अपनी एक यूनिट खोलना चाहता है। इसके लिए 8 से 9 हजार लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है। लश्कर का एक नुमाइंदा उधर जा भी चुका है और वो वहां पर जाके भारत के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर लोगों को बोल रहा है कि आप भारत पर अटैक करिए। और इसके लिए हमें तो कोई चाहिए कि बहाना कि वो अटैक करे और उसी दिन हम अपना चिकन नेक को थोड़ा एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इंडिया भी एक तरह से वेट कर रहा है कि बांग्लादेश कोई बेवकूफी करे,
जिस दिन वो बेवकूफी करेगा, भारत के अंदर कुछ अटैक करेगा, भारत इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि जैसे ही अटैक होता है कि वो अपने बॉर्डर चेंज कर देंगे। इसके लिए हमने अपने S-400, हमारे रफाल, हमारे जो ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस को इंस्टॉल कर दिया है और वहां पर हम अभी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, नो टाइम इश्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत तो प्रिपेयर्ड ही है, वो तो बोल ही रहा है कि चलो आ जाओ, आपको क्या करना है, हमारे से युद्ध करना है क्या? हमारी जो फोर्सेस है 24 घंटे में ढाका में रहेगी, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। अब ये एक वेट वाला गेम हो चुका है, वो सोच रहे हैं कि हम कोई बेवकूफी करें, हम सोच रहे हैं कि यूनुस कुछ बेवकूफी करे। अब ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए चेस में जो स्टेलमेट होता है ना, वैसी स्थिति हो चुकी है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग दांव खेला भारत ने, जिसमें उन्होंने शेख हसीना को आगे किया है। अब बांग्लादेश के अंदर उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या मोहम्मद यूनुस भागता है, वो देखने वाली बात है। और मेरे हिसाब से वो यूएस अगर भागेगा तो यूएस में भी क्या उसको पनाह मिलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से ऑलरेडी उनसे गुस्से में है, क्योंकि वो क्लिंटन और ओबामा फाउंडेशन को जेनरसली वो पैसा देते रहते हैं। और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, क्या मतलब ये कह सकते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस है एकदम ना इधर के ना रहेंगे, ना घर के ना घाट के, ये तो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन शेख हसीना की वापसी से अगर हम बांग्लादेश की बात करें, ओवरऑल बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिश्ते आजकल बहुत नज़दीक हैं और जो दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं भारत की, अगर हम ये ईस्टर्न बॉर्डर की बात करते हैं, उसमें तो हमें बड़ी शांति और राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के रहते जो बदलाव आएगा, उसमें इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। मेरा ये मानना है कि शेख हसीना ने कुछ भी नहीं किया जब वो 15 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर थी। हुँ, अपने देश के अंदर वो रेडिकल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ढाका के कुछ एरियाज, अर्बन सेंटर्स में उसने कर लिया था, बट लार्जली बांग्लादेश वाज रेडिकलाइज्ड इन हर रेजिम। तो एक तरह से ऑप्टिक्स के लिए आपको अच्छा लगेगा कि शेख हसीना इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट देखा जाए उसने इंडियन कंसर्न्स को कभी एड्रेस ही नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया ने फैसिलिटेट किया उसको। हमने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करके बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिंदा किया। आप ये देखिए, ये कांग्रेस सरकार ने किया था 2012 में, बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी जस्ट फॉलोड व्हाट द कांग्रेस गवर्नमेंट डिड। ये भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्यों नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी नहीं कर रही है। पर इमीडिएटली आप जो भी बेनिफिट देते हो, इमीडिएटली आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखा। फिर अब भारत को समझ में आ गया कि इस तुगलक के आने से जो काम हम कर नहीं पा रहे थे इतने सालों से, अब उन्होंने चालू कर दिया। अब रिजल्ट भी देख रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है, भारत के हुँ। अंदर इंडस्ट्रीज आ रही है। हाँ, सिक्योरिटी हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, मानता हूँ, बट वो तो कभी ना कभी तो होना ही था। बांग्लादेश के साथ हमें कभी ना कभी हमारा जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको एक्सपेंड करना ही है। तो एक तरह से हर एडवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। वी शुड वेलकम इफ बांग्लादेश कमिट्स एनी सॉर्ट ऑफ हाराकिरी, वो कुछ भी बेवकूफी करता है, उसको मोमेंट को लीजिए और उसको हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको रिवर्स कर दीजिए, उसको थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, और उसको चिकन स्नैक को बड़ा कर दिया जाएगा, भारत बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार है? देखिए, भारत तो रेडी है, बट वी हैव टू सी कि पहले कौन बेवकूफी करता है। भारत तो रेडी है कि हम अ, हम चिकन नेक में एक तरह से वी कैन डू सम ऑपरेशन देयर, पर कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। बांग्लादेश हमारे कुछ फोर्सेस को अटैक करे या कुछ करे, या अभी प्रूव हो जाए कि दिल्ली ब्लास्ट में जो अमोनियम नाइट्रेट आया था 2,900 किलो, तो बांग्लादेश से आया था, या ऐसा कुछ आ जाए, तो वी आर सर्चिंग फॉर अ फॉरेंसिक एविडेंस। और वो एविडेंस हम सबको भेजेंगे। फिर बाद में आप देखेंगे कि भारत जब कोई एक्शन देगा, कोई भी भारत को अपोज नहीं कर पाएगा। हुँ। और लास्ट टाइम भी आप देखिए, जब भारत ने एक्शन लिया, हमारे साथ बहुत सारे देश खड़े नहीं हो पाए, पर अपोज भी कोई नहीं कर पाए। हुँ। चीन को भी, पाकिस्तान को, एक तरह से दे हैड टू सपोर्ट चाइना क्लैंडेस्टाइनली।
समझ लीजिए सीक्रेटली हेल्प करना पड़ा। तो एक तरह से मेजर साइकोलॉजिकल विक्ट्री हमारे पास आ गई थी। अब एक और एक चीज है कि मैं मानता हूँ कि कुछ बहुत सारे नेशंस ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए इसराइल के अलावा, बट हमें किसी की जरूरत नहीं है। व्हाई डू वी नीड सपोर्ट ऑफ अदर्स? हमें चाहिए ही नहीं। मेरा तो ये मानना है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आर इनफ। हम कल चाहें तो कहीं भी जा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे वेपन सिस्टम्स वर एबल टू एलिमिनेट वेपन सिस्टम्स ऑफ अमेरिका, चाइना, टर्की टुगेदर। इसके कारण उनका वेपन सिस्टम का मार्केट एक तरह से कम होता जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जल्दी से। हम अपना तेजस, अपना जितने भी दूसरे वेपन्स है उसको भी डिस्प्ले पे ला देते हैं। तो एक तरह से इंटरनेशनल वेपन्स मार्केट में भारत का जो शेयर है वो बढ़ेगा, अमेरिका का शेयर घटेगा, चाइना का शेयर घटेगा, टर्की का शेयर घटेगा। ये चीज मैं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर हो, बट मेरा ये मानना है कि अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है अप्रैल में, बांग्लादेश में इलेक्शन है फरवरी में। तो अभी भारत सरकार नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। तो ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा समय हम देखेंगे कि थोड़े समय बाद ये सारी चीजें होंगी और हो सकता है कि भूगोल हम बदलते हुए देखें। जरूर पक्का बदलेंगे, भूगोल तो पक्का बढ़ेंगे, बदली तो होगा। भारत का बॉर्डर जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में दोनों में बढ़ने वाला है। और ये बेवकूफी हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे जो पड़ोसी है वो खुद बेवकूफी करेंगे। ओके, देखते हैं कि ये सारी चीजें हैं जो उमेश जी प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कवर कैसे होती है। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।